हेलो फ्रेंड, आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का लेक्चर 8 लेके आए हैं। उसमें हमने कल पढ़ा था परागकण क्या होता है, परागकण के बारे में परागकण पढ़ाया था। फिर उसके बाद परागण, परागकण और परागण में अंतर होता है। जिस प्रकार भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर होता है, उसी प्रकार परागकण और परागण में अंतर होता है। हमने पढ़ा था जीवी अभिकर्मक क्या होता है और अजीवी अभिकर्मक। अजीवी अभिकर्मक में दो होते हैं परागण, एक जल के द्वारा, एक वायु के द्वारा। और अजीवी में हो गया, और जीवी में एक ही परागण होता है जंतु द्वारा। जंतु या प्राणी परागण होता है। जंतु सर्वाधिक जंतुओं द्वारा परागण कीटों में होता है। और अजैविक अभिकर्मक में जो वायु परागण होता है सर्वाधिक जो अनावृत बीजी पादपों या घासों में होता है। घास जो होता है अत्यधिक समान होता है अजीवी अभिकर्मक में, वायु परागण में। आज हम देखते हैं पराग परितोषिका क्या होता है। पराग परितोषिका का मतलब ये होता है जैसे कोई हमको कुछ दिया है तो हम उसके बदले भी उसको कुछ दे। कोई हमको गिफ्ट दिया है तो उसके बदले हम कुछ दें, तो वही होता है। जैसे परागकण के बदले दिया जाने वाला उपहार ही परागण कहलाता है। परागकण के बदले, परागकण के बदले परागणकारी को दिया जाने वाला उपहार पराग परितोषिका कहलाता है। जैसे कुछ हमने किसी को एक पेन दिया, उसने भी हमको वही दिया। उपहार में जो दिया जाए वही होता है पराग परितोषिका। मतलब जो परागकण होता है, परागकण के बदले परागणकारी को दिया जाने वाला उपहार क्या होता है, पराग परितोषिका होता है। देखिए आज यहीं से पढ़ाना है। पराग पराग पारितोषिका क्या होता है, परागकण के बदले, परागकण के बदले परागणकारियों को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है, पराग पारितोषिका। परागकण के बदले परागकण के बदले परागणकारी को दिया जाने वाला उपहार दिया जाने वाला उपहार पराग पारितोषिका कहलाता है। परागकण के बदले परागणकारी को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है, पराग पारितोषिका कहलाता है। इसमें देखिए उदाहरण में क्या होता है, एक प्रोनुबा माथ होता है और एक युक्का होता है। जो प्रोनुबा माथ होता है युक्का को परागण कराता है, और युक्का जो होता है वह प्रोनुबा माथ को अंडे सेने की जगह देता है। देखिए कैसे होता है एग्जाम्पल में, जैसे में एक होता है प्रोनुबा माथ, क्या होता है प्रोनुबा माथ, और एक होता है युक्का। युक्का प्रोनुबा माथ जो होता है युक्का को परागण करवाता है। प्रोनुबा माथ जो होता है युक्का को क्या कहता है, परागण। और युक्का जो होता है प्रोनुबा माथ को अंडे सेने की जगह प्रदान करता है। देखिए प्रोनुबा माथ जो होता है युक्का को क्या करवाता है, परागण। परागण करवाता है प्रोनुबा माथ युक्का को। और युक्का जो होता है यूका जो होता है प्रोनुबा माथ को क्या देता है, अंडे सेने की जगह प्रदान करता है। अंडे
जगह प्रदान करता है। जो प्रोनुबा माथ होता है और युक्का, प्रोनुबा माथ युक्का को क्या करवाता है, परागण करवाता है। युक्का प्रोनुबा माथ को अंडे सेने की जगह देता है। यही हो गया, इसने इसको कुछ दिया, इसके बदले में भी इसने इसको कुछ दिया। यही होता है पराग परितोषिका। जैसे हमने किसी को कुछ दिया, मान लीजिए हम किसी को एक कलम दे, वो भी हमको एक कलम दे, वही वो हम उसको एक कलम दिए, उसने हमको और कुछ दिया, उसी को एर फेर को जो होता है पराग परितोषिका कहते हैं, उपहार में दिया जाने वाला। जैसे यह परागण करवाता है, युक्का अंडे सेने की जगह देता है, पराग परितोषिका कहलाता है। इसके बाद एक आता है पराग चोर। क्या होता है पराग चोर? का मतलब होता है बिना परागण के मकरंद या परागकण का उपयोग करना पराग चोर कहलाता है। देखिए पराग चोर क्या होता है? पराग चोर का मतलब होता है बिना परागण के, बिना परागण परागकण मकरंद का उपयोग कर, परागकण एवं मकरंद का उपयोग करना। पराग चोर का मतलब होता है बिना परागण के, परागण नहीं होगा और उसके बदले में परागकण मकरंद का उपयोग कर लेना, वही होता है पराग चोर। बिना परागण के ही परागकण और मकरंद का उपयोग करना, वही कहलाता है पराग चोर कहलाता है। अब पराग परितोषिका क्या होता है? किसी उपहार में परागकण के बदले कुछ दिया जाने वाला उपहार ही पराग परितोषिका कहलाता है। उसका उदाहरण सबसे मेन है प्रोनुबा माथ और युक्का। प्रोनुबा माथ जो होता है युक्का को परागण कहलाता है, युक्का जो होता है अंडे सेने की जगह देता है। अब देखिए ये तो प्रकृति के द्वारा होता है परागण। अब मनुष्य के द्वारा परागण कैसे किया जाता है? कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण जो हम लोगों के द्वारा कराया जाता है, जैसे विपुंसन, थैलीकरण, टैनिंग, फिर उसके बाद टैनिंग के बाद आता है पुनः थैलीकरण, कृत्रिम परागण, निषेचन, बीज बोकर अगली बीज को प्राप्त करना। कृत्रिम परागण का, कृत्रिम मतलब होता है मानव के द्वारा कराया गया परागण, उसी को क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण का मतलब होता है जैसे मनुष्य द्वारा कराया जाता है। सबसे पहले किसी भी कली को आप देखे होंगे कलम करना, कलम कैसे किया जाता है उसी सब के बारे में बताया जाएगा। देखिए क्या होता है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण कृत्रिम परागण क्या होता है? इससे मनुष्यों द्वारा मनुष्यों द्वारा मनुष्यों द्वारा परागण की क्रिया मनुष्यों द्वारा कराई गई परागण की क्रिया मनुष्यों द्वारा कराई गई परागण की क्रिया कृत्रिम परागण कहलाता है। कृत्रिम परागण कहलाता है। कृत्रिम परागण में सबसे पहले आता है विपुंसन। विपुंसन का मतलब देखिए क्या होता है? कृत्रिम परागण में सबसे पहले आता है विपुंसन। सबसे पहले है विपुंसन। विपुंसन जो होता है, विपुंसन विपुंसन में क्या होता है? पुंकेसर का दो भाग होता है, एक परागकोश और एक होता है तंतु। परागकोश जो होता है वह ऊपर स्थित तंतु, फिलामेंट या तंतु होता है, डंठल जिसे कहते हैं। विपुंसन की क्रिया में परागकोश को हटा दिया जाता है।
किस लिए हटाया जाता है? स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए। विपुंसन की क्रिया में पराग कोष को हटा दिया जाता है, वो भी किस लिए? स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए। विपुंसन में देखिए, इस प्रक्रिया में पराग कोष को हटा दिया जाता है। पराग कोष को हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में पराग कोष को हटा दिया जाता है। किस लिए हटाया जाता है? ताकि स्वपरागण की क्रिया ना हो सके, ताकि स्वपरागण की क्रिया ना हो। यही होता है विपुंसन। विपुंसन में सबसे पहले पराग कोष देखिए, यही होता है पराग कोष। ये तो डंठल हो गया। यही होता है, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको हटा देंगे। यही होता है, इसको पराग कोष को हटा देते हैं। किस लिए? ताकि स्वपरागण की क्रिया ना हो सके। स्वपरागण क्या होता है? एक ही पादप के, किसी एक ही पादप के समान पुष्पों के पराग कोष वर्तिकाग्र के मध्य परागण की क्रिया ही स्वपरागण कहलाता है। तो एक ही पुष्प के पराग कोष को हटा दिया जाता है क्योंकि स्वपरागण की क्रिया ना हो पाए। फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है? थैलीकरण। थैलीकरण का मतलब होता है, थैलीकरण, थैलीकरण का मतलब होता है विपुंसित किए गए पुष्पों में। थैलीकरण का मतलब होता है विपुंसित किए गए पुष्पों को थैली से बांध दिया जाए। जो है विपुंसित, जब पराग कोष को हटा देंगे, ऐसे समझ लीजिए पराग कोष है, इसको हमने हटा दिया, तो उसके बाद थैलीकरण मतलब विपुंसित किए गए पुष्पों को थैली से बांध दिया जाता है। किस लिए बांध जाता है? जिससे हानिकारक पदार्थ इसमें ना आ सके। थैलीकरण में यही है, विपुंसित किए गए पुष्पों को, विपुंसित किए गए पुष्पों को थैली, थैली या झिल्ली, झिल्ली से बांध देते हैं। किस लिए बांध देते हैं? क्योंकि हानिकारक पदार्थ उसमें न पहुंच पाए। फिर उसके बाद तीसरा क्या पॉइंट होता है? तीसरा पॉइंट है टैनिंग। आपके सिलेबस में बस यही है, विपुंसन और थैलीकरण। उसके आगे आप समझ लीजिए, सब स्टेप बता दे रहे हैं, नाम समझ लीजिए। इसके बाद होता है टैनिंग। टैनिंग का मतलब होता है, टैनिंग का मतलब होता है पहले विपुंसन हो गया, फिर उस थैली बांध दिया। टैनिंग मतलब फिर वहां से जब जहां से विपुंसित किया गया उसे कलम करके काट लिया। टैनिंग ये होगा कलम से काटना, एक नोक की तरह काट लिया जाता है जिससे लगा। टैनिंग के बाद फिर उसके बाद होता है कृत्रिम परागण। फिर उसके बाद फिर से कृत्रिम परागण होता है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, टैनिंग के बाद होता है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण, कृत्रिम परागण के बाद फिर होता है पुनः थैलीकरण। पुनः थैलीकरण, पुनः थैलीकरण के बाद होता है निषेचन। जब पुनः थैली निषेचन हो जाएगा फिर बीज एकत्रीकरण। निषेचन, निषेचन के बाद सातवां पॉइंट होता है बीज एकत्रीकरण। बीज एकत्रीकरण।
बीज एकत्रीकरण। बीज एकत्रीकरण हो गया। अब एक बार समझ कृत्रिम परागण का कैसे कैसे होता है। कृत्रिम परागण जो होता है मनुष्यों के द्वारा कराया जाता है। जैसे सबसे पहला स्टेप होता है विपुंसन। विपुंसन में पराग कोष को हटा दिया जाता है। किस लिए हटा दिया जाता है? स्वपरागण क्रिया ना हो। फिर उसके बाद क्या होता है? थैलीकरण। थैलीकरण में क्या होता है? विपुंसित किए गए पुष्प को थैली से बांध दिया। फिर टैनिंग होता है। टैनिंग के बाद क्या होता है? कृत्रिम परागण की क्रिया होता है। कृत्रिम परागण के बाद पुनः थैलीकरण होता है। पुनः थैलीकरण के बाद निषेचन होता है। निषेचन के बाद बीज एकत्रीकरण। बीज को बोकर अगला अगला फसल प्राप्त करना, यही होता है बीज एकत्रीकरण। अब इसमें एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है? एक लिंगी मादा पुष्प में, एक लिंगी मादा पुष्प का उदाहरण बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक लिंगी मादा पुष्प का उदाहरण क्या होता है? नोट में है। एक लिंगी मादा पुष्प में, एक लिंगी मादा पुष्प में विपुंसन की क्रिया नहीं होती। एक लिंगी मादा पुष्प में विपुंसन की क्रिया नहीं होती है। विपुंसन की क्रिया नहीं होती। एक लिंगी मादा पुष्प में क्या नहीं होता? विपुंसन की क्रिया नहीं होता। एक लिंगी मादा पुष्प का उदाहरण आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। एक लिंगी मादा पुष्प का उदाहरण क्या होता है? आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। एक लिंगी मादा पुष्प, एक लिंगी जो पुष्प होता है कौन से परागण में होता है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है? पराग स्त्री केसर संकर्षण। अगली हेडिंग क्या है? पराग स्त्री केसर संकर्षण। अगला हेडिंग क्या है? पराग स्त्री केसर संकर्षण। पोलन पिस्टिल इंट्रक्शन। पराग स्त्री केसर संकर्षण का मतलब होता है यह एक गतिक प्रक्रम है। रासायनिक बातचीत का, इसमें एक रासायनिक बातचीत है, देख लीजिए। यह एक गतिक प्रक्रम है। यह एक गतिक प्रक्रम है। प्रक्रम है। यह एक क्या है? गतिक प्रक्रम है। या इसे इसे हम और क्या कह सकते हैं? रासायनिक बातचीत। रासायनिक बातचीत। इसमें क्या होता है? पराग स्त्री के संकर्षण का मतलब होता है परागकण का वर्तिकाग्र से आने से लेकर बीजांड में प्रवेश होने तक की समस्त घटनाओं को पराग स्त्री के साथ संकर्षण कहते हैं। इसका डिफिनेशन है परागकणों का वर्तिकाग्र, परागकणों का वर्तिकाग्र से परागकणों का वर्तिकाग्र में आने से लेकर परागकणों का वर्तिकाग्र में आने से लेकर बीजांड में प्रवेश होने तक की, बीजांड में प्रवेश होने तक की समस्त
घटना पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहलाता है। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहलाता है। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहलाता है। अब देखिए इसमें दो प्रकार का होता है चयन, एक होता है चयन या चयन और एक होता है अचयन। मतलब एक होता है सिलेक्शन और एक नॉन सिलेक्शन। मतलब इसमें देखिए दो प्रकार के होते हैं। पराग स्त्री के संकर्षण जो होता है दो प्रकार के होते हैं। सुयोग्य सुयोग परागण या एक होता है अयोग्य। अयोग्य परागण। सुयोग्य परागण का मतलब होता है जिसका चयन हो, जिसका चयन होगा, चयन होगा। और अयोग का मतलब चयन नहीं होगा। चयन ही नहीं होगा तो एक क्रिया ही नहीं करेगा, आगे होगा ही नहीं, चयन नहीं होगा। सुयोग में जब चयन हो जाएगा तो इसमें आगे प्रक्रिया होगी परागकण का अंकुरण या पराग नलिका का निर्माण। जब परागकण का चयन होगा और एक सुयोग होता है एक अयोग। अयोग का मतलब सेलेक्ट ही नहीं होगा और एक होगा चयन, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चयन जब हो जाएगा तो उसके आगे प्रक्रिया चलती है। उसके आगे क्या चलती है? परागकण का अंकुरण, फिर उसके बाद पराग नलिका का निर्माण होता है। चयन होगा तो पराग परागकण का अंकुरण, पराग नलिका निर्माण। फिर उसके बाद यदि परागकण, फिर चयन होगा तो परागकण का अंकुरण होगा और पराग नलिका का निर्माण होगा। फिर उसके बाद होगा यदि परागकण दो कोष की अवस्था में झड़ते हैं, यदि परागकण दो कोष की अवस्था में झड़ते हैं, दो कोष की अवस्था में संगलित, दो कोष की अवस्था में संगलित होते हैं तो जनन कोशिका में जनन कोशिका में तो जनन कोशिका में सूत्री विभाजन से दो नर युग्मक का निर्माण हो। सूत्री विभाजन से दो नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। यही प्रक्रिया होता है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण का। एक होता है सुयोग और एक होता है अयोग। अयोग मतलब जब परागकण का चयन ही नहीं होगा तो खराब ही है। मतलब अगर सुयोग का मतलब होगा जब परागकण का जो चयन हो जाए, चयन होगा तो परागकण का अंकुरण भी होगा और पराग नलिका का निर्माण भी होगा। यदि परागकण दो कोश की अवस्था में संगलित होते हैं तो जनन कोशिका में दो नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अगली हेडिंग है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश तीन प्रकार से होता है। एक होता है पहला पोरोगैमी,
पोरोगैमी, दूसरा होता है चलाजोगैमी, दूसरा क्या होता है चलाजोगैमी, और तीसरा होता है मीजोगैमी। इसमें होता है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, पराग नलिका जो है बीजांड में कैसे कैसे जाएगी। एक होता है पोरोगैमी, पोरोगैमी मतलब होता है भ्रूण जो होता है पराग नलिका बीजांड में भ्रूण के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। चालाजोगैमी में होता है निभागी सिरे के द्वारा प्रवेश करती है। मीजोगैमी में होता है अध्यावरण के द्वारा होता है। पोरोगैमी का मतलब क्या होता है पराग नलिका बीजांड में भ्रूण के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती। पराग नलिका पोरोगैमी का मतलब है भ्रूण के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका बीजांड में पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करती है। बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करती है। और एक होता है चलाजोगैमी, चलाजोगैमी मतलब निभागी सिरे से प्रवेश करेगी। यह पराग नलिका बीजांड में निभागी सिरे से प्रवेश करेगी। और मीजोगैमी का मतलब होता है यह अध्यावरण से, अध्यावरण का मतलब बताइए आप लोग क्या होता है बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण से प्रवेश करती, यह अध्यावरण से प्रवेश करेगी। प्रवेश इस इसका मतलब क्या होता है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश तीन प्रकार से, पोरोगैमी, चालाजोगैमी, मीजोगैमी। पोरोगैमी मतलब होता है बीजांड द्वारी सिरे से प्रवेश करेगी, और चलाजोगैमी का मतलब होता है निभागी सिरे से, और मीजोगैमी का मतलब होता है अध्यावरण से प्रवेश करेगी। अब इसके बाद क्या होता है बीजांड पराग नलिका में कहीं से भी प्रवेश करे, परंतु भ्रूणकोश में बीजांड द्वारी सिरे से ही प्रवेश करेगी। एक नोट पॉइंट में लिख लीजिए, नोट पॉइंट क्या है पराग नलिका बीजांड में कहीं से भी प्रवेश करे, प्रवेश करे, परंतु भ्रूणकोश में बीजांड द्वारी सिरे से ही प्रवेश करेगा। बीजांड द्वारी सिरे से प्रवेश करेगा। एक पॉइंट और है पराग नलिका
भ्रूणकोश में प्रवेश के समय पराग नलिका भ्रूणकोश प्रवेश के समय एक सहायक कोशिका अपभ्रष्ट एक सहायक कोशिका नष्ट होती है, अपभ्रष्ट होती है, और अपभ्रष्ट होती ही सहायक कोशिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। अपभ्रष्ट होती है और अपभ्रष्ट होती ही कोशिका, कौन सी कोशिका? सहायक कोशिका भ्रूण में प्रवेश करती है, भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। एक पॉइंट और है, इसके बाद कल पढ़ाया जाएगा दोहरा निषेचन क्या होता है। एक पॉइंट यही है, पराग नलिका जो होता है बीजांड में, दोनों नर युग्मक पराग नलिका बीजांड में अपना जीव द्रव्य दोनों नर युग्मक को रिलीज कर देता है। पराग नलिका अपना जीव द्रव्य पराग नलिका बीजांड में प्रवेश के समय, पराग नलिका जो होता है बीजांड में प्रवेश के समय अपना जीव द्रव्य दोनों नर युग्मक को स्राव कर देता है या रिलीज करता है। इसके आगे कल पढ़ा जाएगा, देख लीजिए। क्या ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पराग नलिका बीजांड में कहीं से भी प्रवेश करे, परंतु भ्रूणकोश में बीजांड द्वारी सिरे से प्रवेश करेगा। और पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश के समय एक सहायक कोशिका अपभ्रष्ट होती है और अपभ्रष्ट होती ही सहायक कोशिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश के समय अपना जीव द्रव्य किसको दे देता है? अपना जीव द्रव्य दो नर युग्मक को रिलीज कर देता है। अब इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे दोहरा निषेचन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष के प्रकार क्या होता है, बीज क्या होता है, फल क्या होता है, फिर उसके बाद बहुभ्रूण क्या होता है। इसके कल या परसों तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे। आप लोग को समझ में आया कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, समझ में आएगा तो थम, ना समझ में आएगा तो लेस करिएगा।